इस वीडियो में मैं 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, क्या आप ये प्लानिंग करें कि आप किस महीने में जाना चाहते हैं, क्योंकि मक्का और मदीना में बहुत टेम्परेचर वेरी करता है। और ये आपके सामने स्क्रीन पर पूरा मैंने चार्ट दिखाया है। आप देखें कि टेम्परेचर ओवर द मंथ्स, आपको एहराम जो है 1 घंटे पहले आप घर में बांधते हैं। फिर उसके बाद कराची एयरपोर्ट, मैं कराची के रेफरेंस से बात करता हूँ, और अगर इनडायरेक्ट फ्लाइट में जाते हैं तो 3 घंटे उसमें और मजीद आप ऐड कर लें। ऐप है नुसुक के नाम से, NUSUK, वो रियाजुल जन्ना की बुकिंग होती है। ये भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ले जानी है। ठीक है, एक ब्लैक मार्कर ज़रूर ले जाएं। अब ये कहाँ पे मार्कर यूज़ होगा ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये वीडियो उस पिछली वीडियो का तसलसल है जिसमें मैंने बताया था कि हमें उम्रा करते हुए कितना चलना पड़ता है ऑन एन एवरेज। तो उसको लोगों ने बड़ा सराहा और मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। तो मैंने सोचा कि ये सेकंड वीडियो भी आपकी रहनुमाई के लिए बनाई जाए। देखिए, अगेन मैं वही बात करूँगा कि जब हम उम्रा या हज की तैयारी करते हैं तो हमारी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं 7 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और मकसद मेरा यही है कि हम जब इन हज के या उम्रे के लिए जाते हैं तो एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हैं, ताकि हमें एक रूहानी खुशी मिले, एक रूहानी इबादत के तौर पे हम उसको अदा कर सकें। ऐसा ना हो कि किसी एक मसले में आप उलझ जाएं और आपका सारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाए। तो ये 7 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और हम एक एक करके इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उसका। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या आप ये प्लानिंग करें कि आप किस महीने में जाना चाहते हैं, क्योंकि मक्का और मदीना में बहुत टेम्परेचर वेरी करता है। 3 महीने ऐसे हैं जिसमें कि मौसम ठंडा होता है, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, यूँ समझ लें। उसके बाद बड़ी शदीद गर्मी शुरू हो जाती है। और ये आपके सामने स्क्रीन पर पूरा मैंने चार्ट दिखाया है। आप देखें कि टेम्परेचर ओवर द मंथ्स आफ्टर फरवरी कितना राइज़ होता है मक्का में ख़ास तौर पे। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि शदीद गर्मी में आपको परेशानी हो और आप अपनी इबादत को भूल जाएं और फिर आप अपने ठंडी जगह की तलाश में रहें। मक्का में और मदीना में बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, और ख़ास तौर पे उम्रे पे बड़ा रश होता है। तो मक्का में भी आप जैसे जब जाते हैं तो अक्सर रश की वजह से हमें रूफ़ टॉप पे जाना पड़ता है। अब मैं जब गया था जनवरी के महीने में तो बहुत ठंडा मौसम था, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी मक्के में भी और मदीने में भी। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि उस शदीद गर्मी में जब आप रूफ टॉप पे आपको जगह मिलती है तो विल यू बी एबल टू बेयर दैट दैट मच हीट, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आप अच्छी तरह प्लानिंग कर लें। उम्रा तो कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये वीडियो मैंने सिर्फ उम्रे पे फोकस की हुई है। टेम्परेचर के हिसाब से आप देखें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये अच्छे मौसम होते हैं, ठंडे मौसम होते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, एंड वन फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ है जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, अब हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो के तसलसल में जो हमने पहले बनाई थी। पहले मैंने बताया था कैलकुलेट करके कि एहराम की हालत में जब उम्रा कर रहे हैं आप, तो उम्रा के दौरान तकरीबन 3 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज। ये मैंने सारा कैलकुलेट करके बताया था। अब हम और पीछे चले जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप रूट लेते हैं जिद्दा जिद्दा टू, आई मीन फ्रॉम कराची टू जिद्दा एंड जिद्दा टू मक्का, डायरेक्ट फ़्लाइट को लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट में जाएँ, मिसाल के तौर पर वाया दुबई लोग जाते हैं एमिरेट्स में, या आप वाया कतर एयरलाइन के जाएँ जाएँ तो फिर एक आपका इनका स्टॉप ओवर होता है रास्ते में। ये आपकी कन्वीनियंस पर है। लेकिन जब आप मक्का जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट जा रहे हैं या इनडायरेक्ट जा रहे हैं, आपको एहराम जो है 1 घंटे पहले आप घर में बांधते हैं। फिर उसके बाद कराची एयरपोर्ट, मैं कराची के रेफरेंस से बात करता हूँ, तो कराची एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले बुलाया जाता है, तो 4 घंटे ये हो गए। उसके बाद जो फ़्लाइट टाइम है तकरीबन आप समझ लें कि 5 घंटे आप एवरेज समझ लें फ़्लाइट का टाइम लगता है, क्योंकि वो टेक ऑफ होता है और उसके बाद ग्राउंड भी होता है। वो तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। फिर जिद्दा एयरपोर्ट पे 2 घंटे गुजारने पड़ते हैं, इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ और बहुत कुछ होता है।
उसके बाद फिर आप जिद्दा से मक्का होटल में जाते हैं। मक्का में जो आपने होटल बुक कराई होती है तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 घंटे आप उसमें और ऐड कर लें। फिर उसके बाद और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो मक्का में जो होटल लिया है वो हरम से कितना करीब है। तो जितना करीब है तो ज़ाहिर है कि वो टाइम कम हो जाएगा, जितना दूर है तो वो टाइम बढ़ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आप खुद इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे उम्रा अदा करने में उम्रे में लगते हैं, और इस तरह की जो टाइमिंग्स हैं, तो टोटल टाइम जो लगता है, यानी अगर आप कराची से जिद्दा जाते हैं और जिद्दा के बाद मक्का जाते हैं, अगर आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो फिर 3 घंटे कम से कम और टाइम बढ़ जाता है। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप कराची से वाया दुबई जाते हैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट कम से कम 3 घंटे के बाद की हो वो लें। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो 1 घंटे के बाद की फ़्लाइट लेते हैं और बड़े मुश्किलात में आ जाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, समटाइम्स फ़्लाइट आगे पीछे हो जाती है, कुछ डिले हो जाती है, तो उसकी वजह से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो अक्सर प्रॉब्लम करती है, निकल चुकी होती है। तो कम से कम 3 घंटे का जो फासला है, 3 घंटे का जो स्टे है दुबई में आपको होना चाहिए, ताकि आप कन्वीनियंटली अपने जहाज़ से उतर सकें और फिर दूसरे जहाज़ पे आप जा सकें। तो 3 घंटे और ऐड कर लें। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद जो टाइम आता है वो तकरीबन तकरीबन 17 से 18 घंटे आता है, जिसमें आपको एहराम की हालत में रहना है, ठीक है। और अगर आप वाया आ रहे हैं, दुबई में आप ठहरते हैं 3 घंटे, तो फिर ये तकरीबन 19 से 20 घंटे बन जाता है। तो आप यूँ समझ लें तकरीबन पूरा एक दिन हो गया जिसमें आपको एहराम की हालत में रहना है, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जब आप जहाज़ में सफ़र करते हैं एहराम की हालत में, तो इतना लंबा स्टे आप जहाज़ के वॉशरूम को भी यूज़ करेंगे। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि जहाज़ के वॉशरूम कितने पाक या नापाक होते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा ट्रैवल किया है और आई थिंक कि जितने भी जहाज़ के वॉशरूम हैं उसमें हम शायद पाक ना रह सकते हों। हमारा जो एहराम है वो भी ज़ाहिर है कि एक नापाक हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो ये एक फैक्टर है जो आपने जहन में रखना है। अगर आप अपने आप को बचा के रखते हैं और आप जाना ही चाहते हैं पहले मक्का, तो ये ठीक है, आपकी चॉइस है। मगर टाइम जो एहराम में लगता है टोटल, वो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट फ़्लाइट में आपको 17 से 18 घंटे, और अगर इनडायरेक्ट फ़्लाइट में जाते हैं तो 3 घंटे उसमें और मज़ीद आप ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम मक्का नहीं जाते बल्कि हम पहले मदीना जाते हैं। तो मदीना जाने में, पहले जाने में क्या एडवांटेज है? क्योंकि मैंने इसी रूट से सफ़र किया था। उसमें ये है कि एक तो आप जहाज़ में अपने नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, आपको एहराम बाँधने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये है कि आप मदीना पहुंचते हैं तो आप रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। आप होटल में स्टे करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और फिर मदीना में भी चूँकि आप बाहर नमाज के लिए 5 वक्त जाते हैं या कोई तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तो आना जाना लगा रहता है होटल से मस्जिद और मस्जिद से होटल। तो उसकी वजह से ये है कि आपकी एक तरह से वार्म अप हो जाते हैं, आपको चलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है पहले से। और जब आप मदीना से मक्का जाते हैं तो या तो मदीना की होटल से आप एहराम बांध लें, या फिर कुछ फासले पर मीकात आता है। मीकात वो जगह है कि उसके बाद एहराम लाजमी है, मीकात पे आप उसका आप एहराम बांध लें। तो उस सूरत में जो टोटल टाइम बनता है एहराम की हालत में, वो और जिसमें कि 3 घंटे वो भी शामिल हैं, जो कि आपको उम्रे में अदा करने हैं, तो वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी आधा टाइम रह जाता है जो कि डायरेक्ट मक्का की फ़्लाइट में होता है। तो यूँ समझ लें कि आपको तकरीबन 9 से 10 घंटे में आप एहराम की हालत में होंगे और आप सब काम अपने कर चुके होंगे। तीसरी चीज़ ये है नाज़रीन, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐप है नुसुक के नाम से, NUSUK, ठीक है? इसको मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, अपने उम्रे के जाने से कोई 15 दिन पहले या 10 दिन पहले डाउनलोड कर लें। उस बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, क्योंकि ये उनकी एक सरकारी चैनल है जो उनको चलाता है नुसूक को। तो उसमें सारे नमाज़ों के टाइम आ रहे होते हैं, प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं मक्का और मदीना दोनों के। लेकिन उसके अलावा उसमें जो एक बुकिंग होती है वो रियाज़ुल जन्ना की बुकिंग होती है, ठीक है? बहुत लोगों को ये नहीं पता। इस बुकिंग के बगैर वो आपको रियाज़ुल जन्ना में नहीं जाने देंगे, और आपको पता है रियाज़ुल जन्ना की क्या अहमियत है, ठीक है? ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर ने खुद नमाज़ पढ़ाई थी, और ये हुज़ूर के रोज़े के बिल्कुल करीब है। तो लोग खुशी महसूस करते हैं कि अगर उनको रियाज़ुल जन्ना में कुछ नमाज़ पढ़ने का टाइम मिल जाए, तो वो एक बड़ी इबादत में काउंट होता है, ठीक है। तो रियाज़ुल जन्ना के लिए जाने के लिए सिर्फ नुसूक की एप्लीकेशन है जिसमें आपने टाइम बुक कराना है, और ये टाइम बहुत इजीली नहीं मिलता, आई कैन टेल यू।
आप अपने जो एक्चुअल जो डेट है, जैसे फ़र्ज़ किया कि 10 तारीख कोई किसी महीने की और आप मदीना में होते हैं और रियाज़ुल जन्नह जाते हैं, तो इससे 10 दिन पहले से आप अपनी उस नुसूक की एप्लीकेशन को देखना शुरू करें। तो ये बुकिंग टाइम आते रहते हैं और ये 2-2 3-3 मिनट में ख़त्म भी हो जाते हैं। हर डे के अलग-अलग खुलते हैं। आप लकी होंगे कि आप ये बार-बार चेक करें और आपको वो एक स्लॉट मिल जाए, ओपन स्लॉट मिल जाए। मैं तो 10 दिन 8 दिन पहले से देखना शुरू कर दिया था, तो ओपन स्लॉट मिल गए इत्तेफ़ाक से। जिस दिन मैंने उसको ओपन किया ऐप को, तो तकरीबन सारे ही स्लॉट खाली थे। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से टाइम उसमें सेलेक्ट किया था। अदरवाइज़ वो मिडनाइट को या रात के 3 बजे का भी टाइम आपको मिल सकता है। तो मैंने जो टाइम सेट किया था, उसमें बुकिंग की थी, वो 3:20 की थी शाम की, ठीक है? अब 3:20 का मतलब ये था कि 3:35 पर वहाँ असर की नमाज़ होती है और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये टाइम देते हैं। लेकिन चूँकि नमाज़ वहाँ कनेक्टेड थी, तो फिर पूरी नमाज़ पढ़ने का वहाँ मौका मिल जाता है। तो आप भी इस तरह करें कि मगरिब या असर से आप कनेक्ट कर लें या इशा से कनेक्ट कर लें, तो आपको पूरी नमाज़ पढ़ने का वहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ये बड़ी टिप्स हैं और अगर आप इस प्लानिंग से जाते हैं, अदरवाइज़ हमने देखा है कि अगर बगैर बुकिंग के नुसूक पे नहीं होती, तो वो आपको एंटर नहीं होने देते। वो बहुत वहाँ भी बड़ा रश होता है, ठीक है? तो ये एक तीसरी चीज़ थी जो आप ज़हन में रख लें। नाज़रीन, चौथी चीज़ ये भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने यहाँ से क्या-क्या चीज़ें ले जानी हैं, ठीक है? खाने की कोई चीज़ नहीं ले जानी है आपने, सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं और बड़े इकोनॉमिकल रेट्स पे मिलती हैं। तो अगर आप खाने की चीज़ें ले जाते हैं और वहाँ खाना पकाने में लग जाते हैं, तो फिर आपका इबादत का टाइम कम हो जाता है। तो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद फिर तो फ़ौत हो जाता है। तो खाने-पीने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। लोग यहाँ पे बड़ी चीज़ें डब्बे में पैक करके ले जाते हैं, इसका मेरा ख़्याल है कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे खाना-पीना सस्ता है, इकोनॉमिकल है। जो चीज़ आपने ले जानी है, उसमें कुछ मेडिसिन्स आप ज़रूर ले जाएँ। मिसाल के तौर पर पैनाडोल है, बुस्कोपान प्लस है, लोमोटिल है, इस तरह की मेडिसिन अपने पास ज़रूर रखें और हो सके तो कोई एंटीबायोटिक भी रखें, जो नॉर्मली आप डॉक्टर आपके जो रेफ़र करते हैं वो एंटीबायोटिक रखें। क्योंकि मक्का, मदीना या पूरे सऊदी अरब में एक तो ये है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई दवाई नहीं देगा और दूसरा अगर मिलेगी भी तो इतनी महंगी होगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि ये जो बेसिक मेडिसिन्स हैं वो आप अपने साथ कैरी करें। देयर इज़ नो हार्म टू टेक द एंटीबायोटिक, क्योंकि वहाँ पे चूँकि इतने सारे लोग होते हैं, क्राउड होता है, तो जरासीम लगने का भी ख़तरा होता है। तो लोग बीमार भी होते हैं, खाँसी भी होती है और भी कुछ हो सकता है। तो एक वो एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो आप डॉक्टर से पूछ के मालूम करके आप ज़रूर ले जाएँ। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ ज़रूर रखें कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उस आप प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकें। आप ज़ाहिर है पैसा तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप डिस्पोजेबल ग्लासेस ले जाएँ, डिस्पोजेबल प्लेट्स ले जाएँ, स्पून ले जाएँ, जो प्लास्टिक के आते हैं, और इंस्टेंट टी ले जाएँ। इंस्टेंट टी बड़ा बड़ा यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हर एक अपनी-अपनी इबादत में लगा हुआ होता है, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको कोई चाय बना के देगा, ये करेगा। इंस्टेंट टी में फ़ायदा ये है कि आप खुद पानी गरम कर लें और इंस्टेंट चाय मिला लें, पूरी चाय बन जाती है। 3 इन 1 आता है, इसमें चाय भी होती है, दूध भी होता है, चीनी भी होती है, सब मिक्स होता है। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आप ज़रूर ले ले जाएँ अपने साथ। और एक ब्लैक मार्कर ज़रूर ले जाएँ। अब ये कहाँ पे मार्कर यूज़ होगा ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊँगा। मार्कर ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा आप एक अच्छे स्लीपर्स, चप्पल जो होते हैं वो अपने पास रखें और एक बैग लेके जाएँ जिसमें कि आप ये चप्पल रख सकें। होता ये है कि जब आप नमाज़ के लिए जाते हैं और वो चप्पलें आप साइड पे रखते हैं कहीं, इस चांस चप्पलें मिलने का जो चांस है बहुत कम होता है। उसमें कोई बदनीयती नहीं होती, लेकिन होता ये है कि वहाँ सफाई वाले कंटिन्यू सफाई कर रहे होते हैं और लोग नए-नए लोग आ रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए वो इन चप्पलों को साइड पे वो दूर-दूर करते जाते हैं। तो ये होता है कि जब आप चप्पलें एक साइड पे रखी हैं, वापस नमाज़ पढ़ के जब वापस आएँ, तो वो कहीं भी नहीं मिलती हैं, आपको बड़ा ढूँढना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि चप्पलों को एक छोटे से बैग में रखें और उस बैग को आप अपने सामने रखें, जहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये सारे लोग यही कर रहे हैं। हालाँकि उसूलन तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब चूँकि इतना बड़ा क्राउड है, इतने सारे लोग हैं, तो अपने चप्पलों को सेव करने के लिए एक यही तरीका है कि उनको आप एक बैग में डालें और बैग को अपने सामने रखें और आप अपनी अपनी जो है ना नमाज़ अदा करें। ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। नाज़रीन, 5वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि सारे जो 7 पॉइंट्स हैं आज मैं बताऊँगा आपकी रहनुमाई के लिए, ताकि आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें।
तो पांचवा पॉइंट जो ये है वो ये है कि आप या तो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आप अपनी मिसेज़ के साथ जा रहे हैं या मिसेज़ हस्बैंड के साथ जा रही हैं, और या फिर और भी फैमिली के लोग हैं, सब लोग सिम ज़रूर ख़रीद लें। सिम लें या फिर पाकिस्तान से रोमिंग ऑन करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर अलग होने का बड़ा ख़तरा होता है। पलक झपकते ही आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है और पता नहीं चलता, और बड़ी फिर जो है ना परेशानी होती है। तो सब लोगों के पास सिम होनी चाहिए और मोबाइल हमेशा आप जेब में रखें। ये टेक्नोलॉजी है, उसका ज़माना है, तो आप भी उससे फ़ायदा उठाएं, और इसकी वजह से ही फिर जो है ना आप एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं। ठीक है, नमाज में भी आगे पीछे हो सकता है, जगहें भी अलग अलग मिलती हैं। आप दो तीन लोग साथ जा रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि आपको एक साथ जगह बैठने के लिए मिलती है व नहीं मिलती। फ़र्ज़ कर लें आप एक फर्स्ट फ्लोर पे जगह मिली आपके बेटे को, या कोई आपका भाई है उसको वो रूफ टॉप पे जगह मिली, तो ये बड़ा एक इशू होता है। तो ये आप ख्याल करें कि फ़ोन से ही आपका राब्ता मुमकिन है, और ये आप अपने साथ ज़रूर रखें। छठा पॉइंट तो बड़ा मुख्तसर है। लोग जब उम्रे के लिए जाते हैं तो अक्सर वो डेट्स, खजूरें लेके आते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की, और बड़ी अच्छी और टेस्टी खजूरें होती हैं। तो मेरी ये एक एडवाइस है कि आप खजूरें जब भी ख़रीदनी हो तो आप मदीना से ख़रीदें। मदीना में बहुत वैरायटी है और बड़ी सस्ती भी हैं। मैंने तजुर्बा किया कि मदीना से जो खजूर हमने ख़रीदी थी, डेट्स ली थी, वो जिद्दा में या मक्का में जाके उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो जो भी आप ये इरादा रखते हैं, और आपको लेनी भी चाहिए, एक ज़रूरी है और लोग पसंद भी करते हैं, एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है, वहाँ भी खाते रहें तो आप में एक एनर्जी फ़ील होती है। ख़रीदें आप मदीना से। और सातवां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जब आप वापस आ रहे होते हैं तो लोग देखा कि मैंने वो ज़मज़म का पानी जो है वो अपने साथ को खुद कैन में भर भर के ले जा रहे होते हैं, और फिर बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, हैसल होती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सरकारी बूथ लगे हुए हैं, मक्का में भी और मदीना में भी, एयरपोर्ट पर सरकारी बूथ हैं। 5 लीटर के कैन वहाँ मिलते हैं पर पासपोर्ट, 5 लीटर के कैन। उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 12.5 रियाल लेते हैं उसके। तो जितने पासपोर्ट हैं उतने आपको 5-5 लीटर के कैन मिल जाएंगे। वो कैन आप ले लें, अक्वायर कर लें उनसे, और फिर वो जो मार्कर जो मैंने आपको कहा था ले जाने के लिए, उस सारे कैन पे अपना नाम बड़े वाज़े तौर पे लिख दें। चाहे वो एक ही नाम लिखें, लेकिन लिख दें ज़रूर उस पे, क्योंकि जब आपने नाम नहीं लिखा तो फिर जब कराची में जब आते हैं या पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हर कोई उसका दावेदार बन जाता है। तो मार्कर मैंने आपको पहले जो बताया था वो इसीलिए बताया था कि उस मार्कर से अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन डाल दें, ताकि जब वो बेल्ट पे आए वापसी में तो वो उस पर आपका जो है ना कोई दूसरा कोई क्लेम ना कर सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये जो जो आप कैन ख़रीदते हैं 5-5 लीटर के जितने भी हैं, ये लगेज में काउंट नहीं होते हैं। आपका जो लगेज का एंटाइटलमेंट है एयरलाइन की तरफ से, वो अपनी जगह बरकरार रहता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, लेकिन जाती वो लगेज के साथ ही हैं। ठीक है, डोंट वरी कि जी आपने इतने कैन रखे हैं तो ये आपके जो एक्चुअल जो आपका एंटाइटलमेंट है 25 किलोग्राम का या 30 किलोग्राम का, उसमें ये कम कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसको वज़न में काउंट नहीं करते। बस मेरी जो हिदायत है वो ये है कि आप कहीं से ज़मज़म ना ख़रीदें, एयरपोर्ट से लें, सरकारी बूथ हैं वहाँ से लें, और उसके ऊपर अपना नाम लिखें। और जब आप अपना नॉर्मल सामान जमा करा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो साथ में आप स्कैन को भी जमा करा दें। बस ये मेरा 7वां पॉइंट था। उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आज, ये सातों चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लगता तो है माइनर सी, लेकिन आप यकीन करें अगर इनमें से किसी एक चीज़ को भी आपने अपनी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाया, बड़े प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो आप जाएँ, खुशी से जाएँ, इन सातों की प्लानिंग पहले से करके जाएँ, तो इंशाल्लाह आपका जो उम्रा है वो बड़ा अच्छा होगा, और आप बड़ा अच्छा एंजॉय करके और अपनी इबादत करके वापस आएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।